डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितला कुशीनगर का ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर। आज आप क्लास नाइन्थ का लेक्चर 6 पढ़ेंगे, जिसमें आपको प्रश्नावली 1.5 तक जा चुका है, 3 तक 2 तक। तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि है और उसके व्यास मान लीजिए d है। अनुपात भी परिभाषित किया जाता है कि अर्थात पाई = c/d होता है। इस तथ्य को अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसका थोड़ा थियोरेटिकल है, तो इसको देखेंगे आप ध्यान से। इसमें जो हो जाएगा आपका, आप जानते हैं कि पाई बराबर आपका दिया हुआ है। यहाँ पर आप जानते हैं किसी भी वृत्त का जो ये परिधि होता है आपका, ये परिधि होता है, परिधि को हम जानते हैं 2πr होता है, और इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। इसमें आप ध्यान देंगे जहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, जहाँ पाई जो होता है, पाई का मान जो होता है वो c/d के बराबर होता है, यानी परिधि बटे व्यास के बराबर होता है। इसमें दिया हुआ है इसका परिधि जो होता है उसमें अगर व्यास से भाग देते हैं वो पाई की वैल्यू होता है। और जहाँ पर ध्यान देंगे पाई अगर c/d होता है तो c/d को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और कोई भी संख्या जो p/q के रूप में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ से हमें इसको जैसे लग रहा है, आभास हो रहा है कि परिमेय संख्या है, लेकिन हम यहाँ से देखते हैं कि पाई जो होता है आपका कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। यही इसमें अंतर विरोध हो रहा है कि ये अगर पाई जो है c/d के रूप में है, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या यहाँ से आभास हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि पाई जो होता है वो कैसा होता है? आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या होता है, तो इसी का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो देखिए इसका किस प्रकार निराकरण करेंगे। आप जानते हैं उपरोक्त कथन जो है का कोई अंतर विरोध नहीं है। लिखेंगे आप उपरोक्त कथन का कोई अंतर विरोध नहीं है। उपरोक्त कथन का कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब हम किसी स्केल या कोई डिवाइस होता है, युक्ति होता है, डिवाइस से आप मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं, डिवाइस से मापते हैं यानी मेजरमेंट करते हैं, तो आपका जो वैल्यू आता है वे वैल्यू जो होता है तो वो मान जो होता है सन्निकट मान होता है, सन्निकट मान प्राप्त होता है। आप जानते हैं सन्निकट मान प्राप्त होता है, शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध नहीं प्राप्त होता है। जैसे आप किसी स्केल से आप अगर एक सर्किल को माप रहे हैं, अगर आप एक सर्किल को किसी स्केल से अगर माप रहे हैं ऐसे, तो आपका वैल्यू ऐसे आता है जैसे 4.1 आ गया, 3.2 आ गया। अगर आप एक ट्रेंगल मापते हैं, ट्रेंगल आपका दिया रहता है 3.7 ये भुजा, 4.1 भुजा दिया होता है। तो इस तरह जो होता है मान एक्चुअल मान नहीं आता है, आपका सन्निकट मान होता है, शुद्ध मान नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार का इसका अंतर विरोध नहीं है। इसका चौथा क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे। जैसे इसमें देखिए निम्नलिखित का परिमेयीकरण करना है, 5वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित का परिमेयीकरण कीजिए। तो परिमेयीकरण किस तरह करते हैं? कॉन्जुगेटिंग। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि 1/√7 आपका 5वें का पहला दिया है, आपका 1/√7 दिया है, इसका परिमेयीकरण करना है। तो इसको देखिए किसी भी अंश और हर में, हर का परिमेयीकरण करते हैं, अंश का नहीं करते हैं। तो √7 दिया है, इस प्रकार का दिया है, तो √7 से हर में और √7 से आपका अंश में गुणा कर देंगे, इसका परिमेयीकरण हो जाएगा। थोड़ा सा देखें, इसका गुणा करेंगे तो √7 × 1 आपका हो जाएगा √7, और √7 का √7 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल यहाँ पर हो जाएगा 7। यह आपका जो हो जाएगा परिमेयीकरण हो जाएगा यहाँ से। इसका सेकंड पार्ट देखिए दिया है, सेकंड पार्ट आपका दिया है 1/√7 - √6 दिया है। अब आपको कहीं भी अगर 1/a+b का परिमेयीकरण करना है तो इसमें आप इसी के कॉन्जुगेटिव यानी चिन्ह का केवल अपोजिट लिख देंगे, यानी a - b से ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे भी आप a - b से गुणा कर देंगे। तो ये इसका कॉन्जुगेटिंग हो जाएगा, यानी परिमेयीकरण हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 1/√7 - √6 में हम ऊपर नीचे केवल चिन्ह का विरोध उल्टा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा √7 + 6, √7 + √6, और यहाँ भी नीचे भी हो जाएगा √7 + आपका 6 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे
तो आपका हो जाएगा √7 प्लस आपका हो जाएगा √6 अपान नीचे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी हम जानते हैं होता है a² माइनस b², यानी लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर, और जब इसका करेंगे स्क्वायर तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा √7 माइनस हो जाएगा √6 प्लस हो जाएगा √6, क्योंकि 7 का √7 का वर्ग आपका 7 हो जाएगा, √6 का वर्ग हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 7 में 6 घटाएंगे 1 हो जाएगा, तो 1 को या लिखे हर में या ना लिखे आपका वैल्यू इतना हो जाएगा। देखिए इसमें एक और कोई बता देते हैं आपको, जैसे आपका दिया है तीसरा 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2 इसका परिमेयीकरण करना है, तो इसके देखिए हर और अंश में √5 माइनस √2 से गुणा कर दीजिए, √5 माइनस √2 से गुणा कर दीजिए, और गुणा करते समय इसका अंश में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा √5 माइनस √2, और हर का जब गुणा करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी आपका होता है कितना a² माइनस b², तो √5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा √2 का स्क्वायर, यहाँ से करेंगे तो √5 माइनस √2 हो जाएगा ब्रैकेट में, और देखिए √5 का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 5, और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, तो लिख सकते हैं 1/3 ब्रैकेट में √5 माइनस आप लिख सकते हैं √2, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका समाप्त हो गया आंसर। इसका अगला चैप्टर है, इसमें चौथा क्वेश्चन हम बताएंगे लास्ट में, वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए। देखिए इसका अगला चैप्टर आपका है घातांक से संबंधित आपको पढ़ना है, तो चलिए घातांक से संबंधित आपको पहले फार्मूले बता देते हैं, उसको आप देख लेंगे, एक बार रिपीट कर लेंगे, 9th में पढ़े होंगे आप। चलिए आपको पढ़ना है सबसे पहले घातांक के सूत्र लिख लीजिएगा, घातांक के सूत्र आप इसका थोड़ा फॉलो करेंगे और याद रखेंगे। पहला आपका होता है, अगर कहीं भी आपका a⁴m लिखा है उसमें गुणा किया जाता है a⁴m में n में, इन दोनों का आधार समान है, जब किसी भी संख्या का आधार समान होता है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, a⁴m प्लस n हो जाएगा। सेकंड आपका पार्ट हो जाएगा, अगर कहीं आपका a⁴m दिया है, इसका डिवाइडेड हम a⁴n में करते हैं, भागफल अगर देते हैं तो यहाँ पर आपका a⁴m में से हम n को घटा लेते हैं, जहाँ m इज ग्रेटर देन n। तीसरा देखिए आपका कहीं पे भी दिया है a⁴m और टोटल टू द पावर n दिया है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं a⁴m इंटू n लिख सकते हैं, यानी इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। चौथा आप देखिए, अगर कहीं आपका दिया है a⁴m और b⁴m दिया है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a और b का आपस में गुणा कर लेंगे और टोटल टू द पावर m लिख सकते हैं आपका। इसके बाद देखिए पांचवा, कहीं भी लिखा है a⁴m डिवाइडेड बाई अगर लिखा है a⁴m तो इसको लिख सकते हैं a⁴m और लिखा है आपका b⁴m, तो इसको लिख सकते हैं a/b टोटल टू द पावर हम लिख सकते हैं m। यहाँ छठवां देखेंगे आप, कहीं भी आपका अगर a पर किसी भी संख्या पर, a मतलब कोई भी संख्या हो, उस पर अगर शून्य लिखा है, 0 घात लिखा है, तो उसका वैल्यू हमेशा जो होता है 1 होता है। अभी आपको बताएंगे कैसे 1 होता है। अगर आपका कहीं 7वां क्वेश्चन दिया हो ऐसे कि कहीं पे कि a⁻⁻1 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 1/a⁴1 लिख सकते हैं, या 1/a लिख सकते हैं। अब आप देखिए a⁻0 का 1 कैसे होता है, a⁻0 का 1 वैल्यू कैसे होता है, लिख सकते हैं a को हम 1 प्लस -1 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो 1 से कट जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं a⁻1 गुणे a⁻−1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं a⁻1 गुणे 1/a⁴1, 1 से a से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार इसका सोल्यूशन होता है। अब इसी पर संबंधित आपका प्रश्नावली, लास्ट प्रश्नावली है 1.6, जो आज पढ़ेंगे आप, और आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। प्रश्नावली 1.6 पढ़ेंगे तो देखिए प्रश्नावली 1.6 का, देखिए प्रश्नावली 1.6 का पहला दिया हुआ है, 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, पहला दिया है 64 पर 1/2 घात, आपको दिया है 64 पर 1/2 घात। इसका सॉल्यूशन करना है, तो आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए घातांक का रूल लगा दीजिए। 64 को लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, और इस पर हम लिख सकते हैं 1/2। अगर इस पर 1 लिख सकते हैं तो सभी घात आधार सबके समान हैं, तो 2 टू द पावर हम लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इस पर हो जाएगा 1/2। यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 6, यम पर n घात है, अगर यम पर n घात है तो दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, तो ये 2 3 आपका 6 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, और 2 टू द पावर 3 का मतलब हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, यानी यहाँ पर आंसर आपका 8 हो जाएगा।
इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, 3 पार्ट है, 2 बता दे रहे हैं। सेकंड पार्ट आपका दिया है, इसका दिया है 32 दिया है 32, इस पर दिया है 1/5। तो देखिए 32 को भी लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और इस पर हम लिख सकते हैं 1/5। अब यहाँ से देखेंगे ध्यान से, 2 टू द पावर यहाँ पर लिख सकते हैं 5, और इस पर टोटल टू द पावर लिख सकते हैं 1/5। अब आपको पढ़ाया हूँ कि कहीं भी a टू द पावर m लिखा है, टोटल टू द पावर n, तो m का n में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 में जब 1/5 से गुणा करेंगे तो 5 कैंसिल आउट, यानी आपका बच जाएगा 2। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हुआ। चलिए देखते हैं दूसरा देखेंगे, ज्ञात कीजिए। सेम इसी प्रकार आपको ज्ञात करना है घातांक का रूल लगाकर। तो देखिए दिया है 9 टू द पावर 3/2, दूसरे का पहला दिया हुआ है 9 टू द पावर 3/2। अब 9 टू द पावर 3/2 दिया है, तो देखिए 9 को भी लिख सकते हैं 3 पर 2 घात, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और इस पर आपका हो जाएगा 3/2 घात। अब ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 3 गुणे 3, और इस पर भी आपका हो जाएगा 3/2 घात। अब यहाँ भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2, और टोटल टू द पावर आपका हो जाएगा 3/2। अब आप m में n का गुणा कर लेंगे तो 3 टू द पावर आपका हो जाएगा 2 गुणे 3/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3, और 3 टू द पावर 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 3 3 9 3 27 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 27 हो जाएगा। आगे देखिए, जैसे आपका दिया है इसी का दूसरा पार्ट, दूसरे का 16 पर आपका दिया है 3/4, 3/16 पर आपका दिया हुआ है। इसका तीसरा पार्ट है 3/4, 16 पर आपका घात दिया है 3/4। तो देखिए 3/4 अगर घात दिया है तो इसको आसानी से लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 टू द पावर 4 घात लिख सकते हैं, और टोटल टू द पावर 3/4 हो जाएगा। अब m टू द पावर n है किसी भी संख्या पर, तो 2 टू द पावर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 4 में हम 3/4 का गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 बचेगा, और 2 टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। इस प्रकार इसका सोल्यूशन हुआ। लास्ट इसमें क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यही सेम करना है कि इसका घातांक का सूत्र लगाकर आपको इसका फॉलो करना है, घातांक का सूत्र जितने हैं उसका यूज करना है। तो इस पर देखिए आपका तीसरे का पहला दिया हुआ है 2 टू द पावर 2/3 गुणे आपका दिया है 2 टू द पावर 1/5 दिया है 1/5। अब आपको बताया हूँ कि a टू द पावर m हो, गुणे करना है a टू द पावर n में, तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। तो इजी, इतना आसान आपका। देखिए आधार दोनों का समान है तो गुणा करते समय घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2/3 में हम जोड़ देंगे 1/5, और सिंपल आप जोड़ घटाना पड़े होंगे कि 2 टू द पावर आपका हो जाएगा 5 3 आपका लॉस, इसका 15 हो जाएगा, और इसका क्रॉस गुणा कर लीजिए 5 दूना 10 हो जाएगा, और 3 निकलने आपका 3 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 2 पर 10 3 हो जाएगा 13/15 घात। यह आपका आंसर हो जाएगा 2 पर आपका 13/15 घात हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसका एक और क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट वाला तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा इसमें थोड़ा सा अलग दिया है। तीसरा आपका दिया है 11 पर 1/2 दिया है, और 11 पर 1/4 दिया है, ये घात दिया है। इसका भी आसान है, आप पढ़े होंगे a टू द पावर m में अगर a टू द पावर n से भाग देते हैं तो a टू द पावर m में से हम n को घटा लेते हैं। सेम वही प्रोसेस इस पर करना है। 11 में 1/2 में से हम 1/4 क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी यह 11 टू द पावर m है, 11 टू द पावर n है, तो m में से हम n घटा लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, m में से n घटा लिए, तो 11 पर थोड़ा ध्यान देंगे, घटाते समय दोनों का अगर आधार समान हो जाता है तो नीचे यहाँ पर आधार समान नहीं है, 2 से नीचे गुणा कर देंगे 2 से ऊपर, तो इसका भी लॉस जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, और 2 एक अन्य 2 हो जाएगा, यानी 2 में से 1 जाएगा, ये आपका हो जाएगा, और यहाँ पर इसका दोनों आधार समान है, लॉस 4 हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 11 पर आपका 1/4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस पर आपका अब आपको देखना है यहाँ पर 1.5 का चौथा क्वेश्चन आ गया था, जो लंबा है थोड़ा, इसलिए मैं लास्ट में इसका बनाया हूँ। ये देखिए इसमें कहा है कि √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो थोड़ा सावधानी से पढ़ेंगे आप। इसको मान लेंगे यहाँ पर बीच में मान लीजिए 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 3, आगे थोड़ा बढ़ा लेंगे यहाँ 4, और यहाँ मान लेंगे 5। ऐसे इसके आगे आप जानते हैं कि इधर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3, -4, -5, -6, और आपका हो जाएगा -7, -8 और -9 हो जाएगा। और यहाँ पर कोई बिंदु मान लेंगे, ए मान लेंगे, जो आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर
इसको हम अगर ए मान लेते हैं इस लास्ट वाले यहाँ पर, और यहाँ पर 0 वाले को अगर हम बी मान लेते हैं और 1 वाले को अगर हम सी मान लेते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सी मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो है ये ए और बी की जो दूरी है वो 9.3 है, ए और बी की जो दूरी है वो 9.3 है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप, सबसे पहले जो हम ए और सी माने हैं, यहाँ पर सबसे पहले ए और सी जो माने हैं इसका लंबार्धक करेंगे ए और सी के बीच की दूरी का, ए और सी के बीच की दूरी का लंबार्धक करेंगे। आप पटरी और प्रकार से लंबार्धक करेंगे तो ए पर रखकर ऐसे यहाँ से देखिएगा, ए पर आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ चाप काटेंगे और यहाँ नीचे चाप काटेंगे ऐसे। इसी प्रकार सी से आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर चाप काटेंगे, तो आपका ऐसे चाप काट लेंगे। यहाँ सी पर रखकर आप एक आधे से अधिक दूरी लेकर इधर से भी, आधे से अधिक दूरी लेकर इधर से भी आप दोनों तरफ चाप काटेंगे ऐसे, तो इनका लंबार्धक हो जाएगा। देखिए ऐसे लंबार्धक हो जाएगा, और लंबार्धक जहाँ हो जाता है उसके उस बिंदु से और ए बिंदु की दूरी को हम माप लेंगे, और इसी प्रकार से एक अर्धवृत्त बनाएंगे। यहाँ से एक अर्धवृत्त ऐसे बनाएंगे आप, एक अर्धवृत्त बनाएंगे। जब आप अर्धवृत्त ये बनाएंगे तो ये जो आपका है वो सी पर जाएगा। कहाँ पर जाएगा? सी पर जाएगा। और जब सी पर जाएगा तो जब कभी भी अगर सी पर ये चला जाता है तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, ए और सी का लंबार्धक करेंगे। लंबार्धक का मतलब ए और सी से आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर ना चाप और नीचे चाप काटेंगे, तो आपका आधा दूरी जो है कट करेगा कहीं संख्या रेखा पर। अब इसकी संख्या रेखा पर यहाँ से यहाँ तक दूरी सी तक या यहाँ से यहाँ तक दूरी ए तक, यहाँ पर इसको अगर ओ मान लेते हैं तो ओ से ए दूरी या ओ से सी की दूरी मानकर एक वृत्त खींचेंगे तो ये सी पर जाकर मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे इसके बाद जो बी वाला बिंदु है, इस बी वाले बिंदु पर चांदा की सहायता से आप 90 का कोण बनाइएगा। तो 90 का अगर कोण जब बनाएंगे तो देखिएगा इस वक्र को जो है ये यहाँ पर काटेगी, इसको हम बिंदु मान लेंगे डी। यानी यहाँ पर बी और डी जो हो गया, ये बी डी जो होगा ये 9.3 की डिस्टेंस का होगा। ये जो बी डी काटेगा आपका ये 9.3 का डिस्टेंस का होगा, रूट ओवर 9.3 का होगा। ये रूट 9.3 का डिस्टेंस का होगा ये जब काटेंगे तो इतना दूरी। और जब ये दूरी काटेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से कि इन दूरी को बी वाले से डी वाले की दूरी जब नाप लेंगे तो इसको जब काट लेंगे, नाप लेंगे, और नापने के बाद यहाँ से अगर आप चाप काटेंगे तो आपका देखिएगा ये 3 से थोड़ा सा अधिक दूरी पर जाकर यहाँ पर इस संख्या रेखा पर कट करेगा। यहाँ से जब आप चाप काटेंगे तो देखिएगा ये 3 से अधिक दूरी पर, थोड़ा सा अधिक दूरी पर जाकर ये संख्या रेखा पर निरूपित होगा। आप जानते हैं कि अगर रूट में 9 होता है तो इसका वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। और 9.3 होगा तो 9.3 का मतलब इस 3 का वर्गमूल 1, 2, 3 का वर्गमूल, 9 का अगर 3 वर्गमूल होता है तो 3 पर आना चाहिए, और 9 से थोड़ा सा अधिक है इसीलिए इसके आगे थोड़ा सा जाके वक्र आपका काटेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आपका वैल्यू मिलेगा मान लेंगे यम, और यम बराबर आपका जो मिल जाएगा रूट ओवर 9.3 होगा, और ये इस प्रकार आपका संख्या रेखा पर निरूपण हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, इसका आप जो भी रचना होगा आपने जैसे बनाया है वैसे लिख लेंगे। तो इस प्रकार आपका धन्यवाद, आपका पूरा प्रश्नावली समाप्त हुआ, और अगले दिन से आप नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको नया पढ़ेंगे।